हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 10 विज्ञान चैप्टर नंबर फर्स्ट भोजन व मानव स्वास्थ्य। इसका आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य। भोजन के बारे में हमने जान लिया 2 वीडियो के अंदर, और अब हम अगला पॉइंट होगा मानव स्वास्थ्य, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पीने योग्य पानी के गुण और दूषित पानी के दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि पीने योग्य पानी के गुण कौन कौन से हैं। उसके बाद उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें वो ध्यान में रखना है कि जल के अत्यधिक दोहन से धीरे धीरे जल संकट उत्पन्न हो गया है। यानी हम जल है उसका अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, और उस अत्यधिक दोहन के कारण जल का जो संकट है वो धीरे धीरे उत्पन्न हो गया है। और हमारे उपयोग का संपूर्ण जल, जो भी हमारे उपयोग का जल है, वो मुख्य रूप से नदियों, झीलों और उसी के साथ साथ जो भूमिगत स्रोत जो होते हैं वहाँ से आता है। तो नदी है, झील हैं, या जो भूमिगत स्रोत हैं, उनके द्वारा वो जल है वो प्राप्त होता है। हम जल के उपयोग के साथ साथ उन्हें क्या कर रहे हैं, प्रदूषित भी कर रहे हैं। यानी हम उपयोग तो कर रहे हैं और इसी के साथ साथ जल है उसको क्या कर रहे हैं, प्रदूषित भी कर रहे हैं। जल के उपयोग जो मुख्य रूप से पीने हैं, पीने के पानी के रूप में इसका उपयोग करते हैं। भोजन बनाने, नहाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने, कृषि व उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। और पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में जल पाया जाता है। यदि हम ठोस अवस्था में बात करें तो बर्फ़ के रूप में, द्रव अवस्था में हम बात करें तो पानी या जल के रूप में, और गैस अवस्था में यदि हम बात करें तो जलवाष्प के रूप में ये जल जो है वो पाया जाता है। यानी प्राकृतिक तौर से जल है वो 3 रूपों में प्रकृति पे हमें मिल सकता है। जो जल हमें मिलता है उसमें कई प्रकार के कण या सूक्ष्म जीव होते हैं, या अशुद्धियाँ भी हो सकती है। कई प्रकार के कण भी होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, या कई प्रकार की अशुद्धियाँ भी इसके अंदर उपस्थित हो सकती है। उनमें से कुछ तो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, और कुछ जो है वो हमारा क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं वो आपको बेसिक रूप में ध्यान में रखने हैं। अब हम देखते हैं पीने योग्य जल के गुण। तो अगला हमारा पॉइंट होगा, उसका नाम है पीने योग्य जल के गुण। तो पीने योग्य जल के कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो जल में आँखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं हो। जल में आँखों से दिखने वाले कण व वनस्पति नहीं हो। तो पहला तो ये ध्यान में रखना है कि जल में आँखों से दिखने वाले कण और वनस्पति इसके अंतर्गत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जल में हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो। तो सेकंड हम यदि हम बात करें तो हम लिख सकते हैं जल में हानि पहुंचाने वाले, जल में हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो। सूक्ष्म जीव नहीं हो। तो शुद्ध जल वो है जिसमें जल को हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव क्या हो, अनुपस्थित हो, नहीं हो। तीसरी यदि हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि जल का पीएच संतुलित हो। जल का पीएच संतुलित हो, यानी जल का पीएच क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। उसके बाद में यदि हम बात करें तो जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। जल में
पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो, यानी जल में क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। वही जल क्या होता है, शुद्ध जल होता है, पीने योग्य जल होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि पीने योग्य जल में इन प्रकार की ये कुछ विशेषताएं हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको एक दो बातें हैं वो मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है कि जल को आँखों से दिखने वाले कण व वनस्पति इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, जल में हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, जल का पीएच वो संतुलित होना चाहिए और जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो घुली होनी चाहिए। तो ये जो है पीने योग्य जल के गुण हैं। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि हमारे शरीर की समस्त उपापचय क्रियाएं जल के द्वारा ही संपादित की जाती है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे शरीर की जितनी भी उपापचय क्रियाएं हैं वो किस माध्यम में संपन्न होती है, जलीय माध्यम में संपन्न होती है। इसका मतलब कि जल जो है उस जलीय माध्यम में हमारी शरीर की समस्त उपापचय क्रियाएं जिसमें शोषण है, पाचन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है, ये सब जलीय माध्यम में संपन्न होती है। तो जल है वो हमारे शरीर का एक प्रमुख भाग होता है। ठीक है, और ये उपापचय क्रियाएं संपन्न होने के कारण ही डॉक्टर हमें सामान्यतः यही सलाह देते हैं कि एक दिन में कम से कम 8 लीटर या 8 गिलास पानी, 8 गिलास, तो कम से कम 8 गिलास, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 या 2.5 लीटर पानी जो है वो डेली यूज़ में हमें लेने चाहिए कम से कम। उससे अधिक हम ले सकते हैं, जितना हम अफोर्ड कर सके उतना हम पानी पी सकते हैं। तो हमें कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। और सही मात्रा में यदि पानी नहीं पिया जाए तो शरीर की जो उपापचय क्रियाएं हैं वो सही तरीके से होती है, सही ढंग से होती है। ठीक है, यदि आप या हम शारीरिक परिश्रम अधिक करते हैं तो हमें या आपको पानी की अधिक मात्रा को पीने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ साथ कि प्रत्येक दिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने से शरीर के अंदर जो रहने वाले जहरीले पदार्थ होते हैं, शरीर के अंदर जो जहरीले पदार्थ रहते हैं, ये जहरीले पदार्थ क्या करते हैं, पानी पीने के द्वारा जो टॉक्सिक होते हैं वो पानी पीने के द्वारा शरीर से क्या आते हैं, बाहर निकल जाते हैं और जिससे शरीर रोग मुक्त हो जाता है। जहरीले पदार्थ बाहर निकलेंगे और शरीर क्या हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं वो आप में ध्यान में रखनी है। तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी रहने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो यदि शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी है तो शरीर में चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है, यानी शरीर एनर्जी महसूस करता है, शरीर में चुस्ती बनी रहती है, शरीर की ऊर्जा है वो बनी रहती है और थकान का एहसास भी नहीं होता है। थकान इससे बिल्कुल नहीं होगी, थकान का एहसास बिल्कुल नहीं होता है। और पानी से शरीर में रेशों की पर्याप्त मात्रा भी बनी रहती है। जो फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स यदि पानी की पर्याप्त मात्रा है शरीर के अंदर तो फाइबर्स या रेशों की आहारी रेशें हैं उनकी मात्रा भी बनी रहती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है और बीमारियां होने का खतरा भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं वो हमें इसमें ध्यान में रखनी है। और प्रचुर मात्रा में पानी पीने से आवश्यक जो चर्बी है वो भी जमा नहीं होती है। यदि पानी पिया जाए तो जैसे हम सामान्यतः देखते हैं कि कई जो प्रोटीन युक्त पदार्थ, जो फैटी यानी वसायुक्त खाद्य पदार्थ अधिक सेवन करते हैं तो उनसे उनकी चर्बी है वो बढ़ने लगती है। तो इसके पीछे यही कारण है कि जो वसा है वो हमारी चमड़ी है उसकी सतह के ऊपर जम के मोटापा लाती है
और यदि पानी उचित मात्रा में पिया जाए तो उससे जो वसा है या जो चर्बी है उसका जमाव नहीं हो पाता है। तो ये कुछ बातें हैं वो इसमें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम उसके बाद में यदि हम बात करें तो हमें पता है कि जो पानी है उसकी उचित मात्रा पीने से, यानी पानी की उचित मात्रा यदि ली जाए तो शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी की जो परेशानी होती है, शिकायत होती है, वो नहीं होती। यानी पानी की प्रचुर मात्रा यदि शरीर में है तो एलर्जी की आशंका भी कम रहती है। एलर्जी की जो बीमारियां हैं वो नहीं उत्पन्न हो पाती है। साथ ही यदि पानी उचित मात्रा में पिया जाए तो फेफड़ों का जो संक्रमण होता है उससे बचा जा सकता है। उसके बाद में जैसे फेफड़ों के जो रोग हैं जैसे अस्थमा बीमारी, इस अस्थमा से भी बचा जा सकता है। और आंत की बीमारियां आदि भी नहीं होती है। अर्थात इस प्रकार की बीमारियों से काफ़ी हद तक पानी पीकर बचा जा सकता है एक नियमित मात्रा में। यानी 8 से 10 गिलास यदि पानी पिया जाए डेली तो हम ये जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे नियमित भरपूर पानी पीने से सामान्यतः जो पथरी बनती है, स्टोन बनते हैं, उन पथरी होने का खतरा भी टल सकता है। यानी उस खतरे को भी टाला जा सकता है। और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से जो सर्दी जुखाम जैसे रोग भी व्यक्ति को सामान्यतः नहीं होते। तो सर्दी जुखाम से भी बचा जा सकता है। पथरी की बीमारी है उसको भी दूर किया जा सकता है। अस्थमा है, फेफड़ों का संक्रमण जैसी कई घातक बीमारियां हैं, उनसे भी उचित मात्रा में पानी पीकर बचा जा सकता है, ठीक है। अब ये हमने पानी के गुण देखे। अब आता है दूषित पानी के दुष्प्रभाव। तो दूषित पानी के दुष्प्रभाव कौन कौन से होते हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं। दूषित पानी के दुष्प्रभाव। अब दूषित पानी के दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं तो वो देखना है। तो यदि पानी पीने या पीने का पानी दूषित हो तो कई प्रकार की बीमारियां चपेट में ले सकती है। तो जाहिर सी बात है यदि हमारा पीने वाला पानी दूषित है तो पानी यदि दूषित है तो उससे कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है या चपेट में ले सकती है। ये बीमारी पानी में रहने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। ध्यान रखना, रोग कारक सूक्ष्म जीव, रोग कारक सूक्ष्म जीव, ये जो रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन रोग कारक सूक्ष्म जीवों के कारण कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, जो पानी के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं। यानी यदि हमने दूषित पानी पिया तो दूषित पानी में क्या है, रोग कारक सूक्ष्म जीव, ये रोग कारक सूक्ष्म जीव पानी के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जिसके कारण जो हमें हैं वो तरह तरह की बीमारियां या अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। और जिसमें इन सूक्ष्म जीवों की यदि हम बात करें तो जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, कुछ कृमि हैं आदि प्रमुख है जो पानी के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से क्या कर देते हैं, ग्रसित कर देते हैं। और जैसे कई बीमारियां हैं जिसमें हैज़ा है, उसके बाद में जैसे पेचिस है, ये बीमारी इन सूक्ष्म जीवों के शरीर में प्रवेश करने से आसानी से लग जाती है और हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। गंदा पानी जो है उसमें कई तरह की संक्रमण बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है, कई तरह के संक्रमण फैल सकते हैं और गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी हो सकता है, जो मौसमी जिसको हम बीमारियां बोलते हैं
ये गंदे पानी के संक्रमण से वायरल संक्रमण होता है। वायरल संक्रमण के कारण जैसे हेपेटाइटिस रोग है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, उसके बाद में जैसे फ्लू है, कोलेरा जो रोग है, और उसके साथ साथ टाइफाइड और पीलिया जैसी कुछ जो घातक या खतरनाक बीमारियां भी इस दूषित पानी के फैलने से हो सकती है। अब देखो, हमने नाम सुना है बालू या नारू रोग, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, बाला या नारू रोग, ठीक है, बाला या नारू रोग। ये 2000 पहले से काफ़ी वर्षों के पहले की बात है, तब ये रोग बहुत ज़्यादा फैला करता था। एक कृमि है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ये कृमि है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, और इस कृमि के कारण बाला या नारू रोग फैलता है, जिसे सामान्य भाषा में नारवा जिसको हम बोलते हैं, बाला या नारू रोग, ठीक है। ये एक समय में राजस्थान की एक गंभीर समस्या थी, और इसका रोगजनक हमने देखा था ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नामक एक कृमि होता है, ये कीड़ा होता है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ठीक है। ये इसकी मादा कृमि अपने अंडे सदैव परपोषी के शरीर के बाहर जल में देती है। ध्यान रखना, इसकी जो मादा कृमि होती है, मादा कृमि अपने अंडे परपोषी, परपोषी का मतलब मनुष्य, यानी मनुष्य में फैलने वाला रोग था, मनुष्य के शरीर के बाहर, यानी मनुष्य के शरीर में नहीं देकर शरीर के बाहर जल में देती है, और उस जल को यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति पी ले तो ये कृमि युक्त अंडे उसके शरीर में चले जाते हैं और वहाँ वृद्धि करके इस रोग को उत्पन्न करते हैं, जिसे बाला या नारू रोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसे संदूषित जल के उपयोग से इस रोग को दूसरे लोगों में भी फैल सकता है, यानी इस जल के सेवन से यह रोग है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो सकता है, फैल सकता है, ठीक है। नारू उन्मूलन कार्यक्रम, ध्यान रखना, नारू उन्मूलन कार्यक्रम, नारू उन्मूलन कार्यक्रम के प्रयासों से सन 2000 के पश्चात इसका कोई रोगी नहीं पाया गया, परंतु फिर भी इस रोग के पुनः उद्भव को रोकने और जलित जनित रोगों से बचाव हेतु पानी को छानकर, उबालकर और ठंडा कर पीना चाहिए। तो देखना, यानी 2000 ये नारू उन्मूलन कार्यक्रम चला, तो 2000 के पश्चात एक भी रोगी इसका नहीं मिला, और भविष्य में यदि पुनः संक्रमण नहीं हो, इसके बचाव के लिए जल को हमेशा उबालकर, छानकर या ठंडा, यानी पहले छानो, उसके बाद में उबालो, उसके बाद में ठंडा करके पी लो, तो उससे जो कृमि है, जो उसके अंडे हैं कृमि के, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस जो है उसके कृमि के अंडे हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और उस जल को यदि पिया जाए तो इस रोग से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। नदी, तालाब इत्यादि में नहाना, कपड़े धोना मना हो, और समय समय पर इसकी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ जल है तो स्वच्छ कल है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि यदि स्वच्छ जल होगा तो ही क्या होगा, स्वच्छ कल होता है, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं मोटापा, कि भाई मोटापा क्या होता है। सेकंड पॉइंट होगा हमारा मोटापा।
मोटापा शरीर की एक स्थिति है, या हम बोल सकते हैं मोटापा शरीर की वह स्थिति है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगे। यानी वसा है, उस वसा की परत हमारे शरीर पर इस प्रकार से जमा हो जाती है कि वह हमारे शरीर को हानिकारक प्रभाव डालने लगे। तो उस स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं? मोटापा। अब देखो मोटापा जो होता है, मोटापा से संभावित आयु कम हो जाती है। मोटापे से संभावित आयु कम हो जाती है। यानी जितनी संभावित आयु है, और यदि व्यक्ति मोटा होता है तो उस स्थिति में इस आयु में कमी आ सकती है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक, बॉडी BMI, बॉडी मास इंडेक्स, BMI। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्वेश्चन यही पूछा जाता है BMI का पूरा नाम क्या है? शरीर भार सूचकांक। परीक्षा में इस टाइप से क्वेश्चन आता है BMI क्या है? शरीर भार सूचकांक है। ठीक है। मानव भार व लंबाई का अनुपात, तो इसमें क्या होता है? मानव भार व लंबाई का अनुपात। तो मानव का भार और उसकी लंबाई का जो अनुपात होता है उसको बॉडी मास इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। जब 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच हो, तो निम्नतम यदि सीमा हम बात करें तो 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। और मोटापा पूर्व स्थिति, तो ये तो क्या होता है? मोटापा के पूर्व स्थिति होती है। मोटापा पूर्व स्थिति कितना? 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। इसी के साथ साथ जब ये 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो तो मोटापा होता है। 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, तो तब क्या होगा? मोटापा होगा। तो यानी 25 तो निम्नतम है, और उच्चतम जब 30 हो जाए तो उस स्थिति में हम क्या बोलते हैं? शरीर भार सूचकांक की जब इकाई का मान 30 किलोग्राम और मीटर स्क्वायर हो तो उस स्थिति को मोटापा कहा जाता है। मोटापा बहुत से रोगों से जुड़ा है, जिसमें हृदय रोग, तो हृदय रोग जिसके होते हैं, उसके बाद में जैसे मधुमेह है जिसको डायबिटीज बोलते हैं, हृदय रोग, मधुमेह है, निद्राकालीन श्वास समस्या, निद्राकालीन श्वास समस्या यानी रात को खर्राटे आना, श्वास समस्या, सांस लेने में रात जब नींद के समय सांस लेने में उसको दिक्कत हो तो वो मोटापा जो होगा उससे होता है। और कई प्रकार के कैंसर और अस्थि संध्यार्थी, तो कैंसर जो रोग है उसका कारण भी यही है, और अस्थि संध्यार्थी जो रोग है वो भी इस मोटापे के कारण होता है। और मोटापे के कई कारण भी हो सकते हैं जो निम्न हैं। अब मोटापा है उसके कौन कौन से कारण हैं जो हमें इसमें देखने हैं। तो मोटापा उसके कई कारण हो सकते हैं। मोटापा क्यों होता है, इसके कई कारण कौन से हैं? तो सबसे पहले मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना
ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन के कारण होता है। ठीक है, देखो शरीर का वजन बढ़ना, शरीर का वजन बढ़ना, यह हम बोलते हैं मोटापा। शरीर का जब वजन बढ़ता है उस स्थिति को मोटापा कहा जाता है। तो ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन, इसका जो प्रमुख कारण है ऊर्जा के सेवन व उपयोग के बीच असंतुलन। जब ऊर्जा का सेवन अधिक कर लिया जाए और उस मात्रा में इसका उपयोग नहीं किया जाए, यानी ऊर्जा का सेवन और उपयोग में जब असंतुलन हो, उस स्थिति में शरीर का वजन बढ़ता है, जिसे हम मोटापा कहते हैं। उसके साथ साथ अधिक चर्बी युक्त भोजन ग्रहण करना। तो अधिक चर्बी युक्त यदि भोजन ग्रहण किया जाए तो मोटापा हो सकता है। जंक फूड और कृत्रिम भोजन करना, जंक फूड व कृत्रिम भोजन करना, तो ये भी मोटापे के कारण है। उसी के साथ साथ व्यायाम और स्थिर जीवन यापन, कम व्यायाम व स्थिर जीवन यापन। तो स्थिर जीवन यापन हो और व्यायाम कम किया जाए, शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होना, शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होना। तो शारीरिक क्रियाएं हैं उनका सही ढंग से नहीं होना, ये सब कारण है जिसमें ऊर्जा का सेवन के उपयोग के बीच में असंतुलन, अधिक चर्बीयुक्त भोजन ग्रहण करना, जंक फूड और कृत्रिम भोजन करना, कम व्यायाम और स्थिर जीवन यापन और शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होना, ये जितने भी कारण हैं ये किसको प्रदर्शित करते हैं? मोटापे को। और इनके अधिक उपयोग से क्या होती है, शरीर पे चर्बी जमा हो जाती है और जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मोटापा, जिसको हम कह सकते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे अवटु अल्पक्रियता, अवटु अल्पक्रियता, इसके कारण भी जो मोटापा है वो होता है, जिसको हाइपोथायराइडिज्म रोग बोलते हैं। हाइपोथायराइडिज्म, और इस रोग के कारण ये जो मोटापा है वो होता है। तो मोटापा क्या है, उससे कौन कौन से प्रभाव होते हैं और मोटापा होने का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है, ये हमने इसमें जाना। और हमारा अगला वीडियो होगा तो उसमें हम जैसे मुख्य रूप से बात करेंगे ब्लड प्रेशर होता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत लेने वाले हैं।